हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारा भोली चैप्टर, जो कि हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। ये चैप्टर एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम चैप्टर के अंदर भोली होता है। वैसे उसका नाम जो होता है वो सुलेखा होता है, बट उसका निक नेम जो होता है, जो उसके फैमिली वाले उसको बुलाते हैं, वो भोली है। और भोली वो क्यों बुलाते हैं, किस वजह से उसका नाम वो भोली बुलाते हैं, क्यों उसका नाम वो भोली पड़ा, वो आज हम इस चैप्टर में करेंगे। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton। यहाँ पे जो सिम्पटन वर्ड है इसका मतलब है कि जो मेंटली वीक होता है, जो थोड़ा सा सीधा होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो थोड़ा सा वीक होता है, जिसको हम आम भाषा में लोग जिसको हम पागल बोल देते हैं। कि आजकल सीधे इंसान को तो हमेशा पागल की कैटेगरी में ही रखा जाता है। वैसे तो सिम्पटन का मतलब यहाँ पागल से है, मेंटली वीक से है, जो दिमाग से इतना तेज़ नहीं है। उसका नाम जो होता है, हर नेम व सुलेखा, उसका नाम सुलेखा होता है, बट उसको बचपन से ही सब उसको भोली कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटली वीक होती है, उसके अंदर चतुराई चलाकीपन नहीं होता है, इसलिए उसको भोली बुलाते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। यहाँ पे रामलाल उसके पिता का नाम है और वो उसकी फोर्थ डॉटर है, यानी कि चौथे नंबर की डॉटर है। उसकी 4 लड़कियाँ होती है इस चैप्टर में, और उसकी फोर्थ डॉटर का नाम होता है भोली। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब वो 10 साल की थी तो वो खाट से गिर गई थी, यानी कि चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सिर पे बहुत चोट लगी और उसका ब्रेन डैमेज हो गया। That was why she remained backward child and came to be known as भोली the simpleton। और इसी वजह से वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे रह गई और उसका दिमाग उतना विकसित नहीं कर पाया, इसीलिए उसको भोली के नाम से बुलाते थे, द सिम्पटन। याद रखना, यहाँ पे जो ये सिम्पटन वर्ड है, सिम्पटन का मतलब है भोली, यानी कि पागल, जिसको पागल के नाम से बोलते हैं। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was two, 2 years old, she had an attack of smallpox। जब वो बचपन के टाइम में, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो बहुत मतलब काफ़ी फेयर थी, काफ़ी प्रिटी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हो गई थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके चेहरे पे कुछ स्मॉल पॉक्स निकल आए थे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक्स। यानी कि सिर्फ आंखें ही बची थी, बाकी पूरी बॉडी पे, यानी कि चेहरे पे स्पेशली, उसके ऊपर जो चिकन पॉक्स के जो स्पॉट्स होते हैं, उससे उसका पूरा चेहरा उस मार्क से भर गया था। ब्लैक पॉक मार्क्स उसके ऊपर पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जब तक वो 5 साल की नहीं हो पाई थी तब तक भी वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर। और जब उसने फाइनली बोलना सीखा तब वो बोलते हुए हकलाती थी। स्टैमर का मतलब यहाँ पे हकलाने से है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड ऑफ हर फन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और बाकी जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और क्या होता था, इसी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें कि 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, 3 sons and 4 daughters। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। जो सबसे छोटी थी वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यानी कि काफ़ी अच्छा घर था उसका, खाने पीने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और भोली को छोड़ के बाकी सब बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स लेटर इन कॉलेज। और बाद में जो लड़के थे उसके वो उन्होंने जो है कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट, यानी कि जो राधा थी वो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर्स, मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो सेकेंड नंबर की जो डॉटर थी मंगला, उसकी भी शादी फिक्स हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, जब वो हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और उसकी थर्ड बेटी के बारे में वो सोचने लगे कि अब इसकी भी शादी
कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे डॉटर्स के नाम भी बताए गए हैं। जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम राधा था, सेकंड नंबर की डॉटर का नाम मंगला था, और जो थर्ड नंबर की डॉटर थी उसका नाम चंपा था। दे वो गुड लुकिंग, वो काफ़ी अच्छी दिखती थी, काफ़ी खूबसूरत थी, हेल्दी गर्ल्स, काफ़ी फिजिकली एंड मेंटली भी फिट थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इतना मुश्किल नहीं था उनके लिए एक दूल्हा ढूंढना, क्योंकि जो दिखने में भी खूबसूरत है, मेंटली भी ठीक है, हेल्दी है, तो उसके लिए लड़का ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि प्रॉब्लम उस लड़की को आती है जिसके अंदर कुछ कमियां पाई जाती हैं, ना कि ना वो मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली वीक है, हेल्दी भी नहीं है, शारीरिक रूप से भी वो इतनी खूबसूरत नहीं है। तो इस वजह से रामलाल को उसकी चिंता थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। रामलाल सिर्फ भोली के लिए वरीड था, बाकी की उसको चिंता नहीं थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही उसके पास एक अच्छी लुक्स थी और ना ही अच्छी इंटेलिजेंस थी। अब आगे क्या होता है, भोली वॉज 7 years ओल्ड। अब भोली जो है 7 साल की होगी व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी होगी। द सेम ईयर्स अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन द विलेज, और उसी साल क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल जो है विलेज के अंदर खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार थे वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए गांव में आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज, और जैसा कि आप जो है रेवेन्यू ऑफिशियल, यू आर द आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज के अंदर गवर्नमेंट को, एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, और आप ही हो जिसको एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करना चाहिए विलेज के अंदर जिसको देख के लोग इंस्पायर हो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी डॉटर्स को ज़रूर स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा एग्जाम्पल विलेजर्स के लिए क्रिएट कर सको कि देखिए उन्होंने अपने बच्चे को, लड़की को स्कूल भेजा है। क्योंकि गांव में होता क्या है, जनरली जो है लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कों को ही शिक्षा दी जाती है, स्कूल उन्हीं को भेजा जाता है, लड़कियों को स्कूल भेजना वो बहुत ही गलत समझते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं तहसीलदार रामलाल से कि आपको अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए, और आप एक विलेज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अब उस रात को क्या होता है, वो रामलाल अपनी वाइफ से कंसर्न करता है इस बारे में, और उसकी वाइफ बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो शादी कौन करेगा। जैसा कि पहले के ज़माने में होता था ना कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत ही गलत समझते थे, कि अगर ये स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, आगे नौकरी करेगी, तो उसको काफ़ी गलत कैटेगरी में लिया जाता था, इसलिए लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और कहा जाता था इससे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब रामलाल कंफ्यूज था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो तहसीलदार की बातों को डिसोबे करे, उनको वो मना करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब उसकी वाइफ उसको सजेशन देती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, as it is there is little chance for her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. वो बोलती हैं कि अब जैसा कि आप जानते हो कि बहुत कम चांस है भोली की शादी होने के लिए, इससे शादी कोई करेगा भी नहीं, तो काफ़ी कम चांस है इसकी शादी का, और ये अच्छी दिखती भी नहीं है, फेस भी इसका इतना अच्छा नहीं है, ना इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। तो एक काम करें, इसको स्कूल भेज दीजिए और टीचर्स को इसकी जिम्मेदारी संभाल लीजिए, उनको परेशान होने दीजिए इसके लिए। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, रामलाल भोली को पकड़ता है उसके हाथ से और उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। अब भोली डर जाती है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब भोली को डर लगता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। उसे नहीं पता था कि स्कूल दिखता कैसा है, होता कैसा है। शी रिमेंबर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब उसको वो बात याद आ जाती है कि कुछ दिन पहले ही उसकी जो गाय थी, उस गाय का नाम लक्ष्मी था, उसको किस तरह से पकड़ के लेके जा रहे थे, और उसको घर से बाहर जब इसी तरह से पकड़ के लेके जा रहे थे और उसको बेच दिया था, तो उसको वही फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह से लक्ष्मी को घर से बाहर लेके जा रहे थे और उसके बाद उसको बेच दिया, वो वापस नहीं आई, तो उसको भी यही लग रहा था कि मुझे भी इसी तरह से पकड़ के लेके जाया जा रहा है और मैं भी घर कभी वापस नहीं
नहीं आऊँगी। तो वो कहती है अपनी स्टैमरिंग लैंग्वेज में, क्योंकि उसको हकलाने की आदत होती है, वो हकलाती है, उसको ये प्रॉब्लम होती है, कहती है नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर, और वो बहुत डरते हुए चिल्लाती है, घबराते हुए बोलती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथ को अपने पापा के ग्रिप से खींच लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। अब उसके जो फादर हैं रामलाल, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या हो गया, तुम पागल हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है आई एम द ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। अब वो क्या बोलता है अपनी वाइफ से, इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दीजिए, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। और टीचर्स जो हैं और स्कूल के बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे जब वो इस तरह के कपड़े, गंदे कपड़े पहन के आएगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दीजिए। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर हर। अब भोली ने तो कभी नए कपड़े पहने ही नहीं थे, यानी कि उसको लगता था उसके लिए तो बने ही नहीं थे, क्योंकि बचपन से उसने और अपने भाई बहनों के उतरे हुए कपड़े ही पहने थे, उसने नए कपड़े कभी नहीं पहने, ना ही उसको इस तरह का कोई ट्रीटमेंट कभी मिला है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी जो सिस्टर्स की जो उतरी हुई ड्रेसेस थी वो उसको पास कर दी जाती थी पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। और कोई भी उसके कभी ना तो कपड़े धोता था, और बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। और आज वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ रही थी कि मुझे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं एटलीस्ट। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। जो कि काफ़ी बार धुलने के बाद वो वॉश करने के बाद वो श्रिंक हो गए थे, वो चंपा को फिट भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो भोली को दे दिए गए थे। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और उसके जो उलझे हुए बालों थे उनमें काफ़ी अच्छे से तेल लगाया गया, उसको नहलाया गया और ऑयल वॉयल लगा के उसको अच्छे से रेडी किया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि ज़रूर उसको कुछ अच्छी ही जगह पे लेके जाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू हर होम। अब यहाँ पे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसको होम में कितना गंदा ट्रीटमेंट मिल रहा था, उसको कितने कितने बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, कि उसको ये फील हो रहा था कि जिस तरह से मेरे साथ आज व्यवहार किया जा रहा है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को दिए जा रहे हैं, मुझे नहलाया जा रहा है और बालों में मेरे ऑयल लगाया जा रहा है, तो यानी कि मुझे ज़रूर कुछ अच्छी ही जगह पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि घर में तो उसको कभी इस तरह से कोई ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा था बचपन से। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचती है, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। अब जो है रामलाल ने हैंड ओवर कर दिया अपनी डॉटर को मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस के हाथ में, लेफ्ट अलोन, अकेले। द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। अब वो काफ़ी डरी हुई थी और डरी हुई आंखों से देख रही थी। There were several rooms and each room girls like her squatted on mats। और हर रूम के अंदर लड़कियां बैठी हुई थी। स्क्वाटेड मतलब आलती पालती मार के जैसे ज़मीन में बैठा जाता है मैट के ऊपर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। और वो पढ़ रही थी और स्लेट के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। अब हेड मिस्ट्रेस जो बोलती हैं कि भोली आप बैठ जाइए, एक कोने में उनको बैठने के लिए बोलती है क्लासरूम में। Bholi did not know what exactly school was like and what happened there। भोली को पता ही नहीं था कि exactly स्कूल होता क्या है और वहाँ होता क्या है। But she was glad to find so many girls almost her own age present there। पर वो almost खुश थी कि एटलीस्ट उसकी एज ग्रुप की लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी। She hoped that one of these girls might become her friend। और उसको एक होप थी, एक आशा थी कि इनमें से कोई एक लड़की जो है उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teachers who was in the class was saying something to the girls but Bholi could understand nothing। अब जो लेडी टीचर थी वो क्लास में बैठी हुई बच्चियों से कुछ कह रही थी, बट भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही हैं। She looked at the pictures ऑन द वॉल। और वो जो वॉल पे जो पिक्चर्स लगी हुई थी, जो चार्ट्स लगे हुए थे, वो उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। और जो उन पे जो कलर लगे हुए थे, जिस कलर से वो पिक्चर ड्रॉ की हुई थी, वो उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। फैसिनेटेड का मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट करने से है। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब यहाँ पे वो उस पिक्चर को, जो चार्ट था जो दीवार पे लगा हुआ था, उसको देख के, वहाँ पे हॉर्स की पिक्चर लगी थी, उसको देख के वो उससे कंपैरिजन करती है कि ये घोड़ा तो उसी तरह लग रहा है जैसे कि तहसीलदार जब गांव में आए थे, जिस घोड़े पे बैठ के, ये घोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही
लग रहा है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो उसके नेबर में जो गोट है, जो बकरी है, ये बकरी तो बिल्कुल ब्लैक कलर की है और वैसी ही लग रही जैसे उनकी नेबर की बकरी हो। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, और वो उसको पैरट को भी कंपैरिजन करती है कि पैरट भी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, काउ बिल्कुल लक्ष्मी की तरह लग रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के रूम में क्या होता है, चार्ट्स लगे होते हैं, वहाँ पे जानवरों की, पक्षियों की जो पिक्चर्स होती हैं वो लगी होती हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और सडनली वो क्या देखती है कि टीचर उसके बिल्कुल साइड में खड़ी होती है और उसको स्माइल कर रही होती है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, और फिर वो बोलती है कि आपका नाम क्या है, तो वो हकलाते हुए बोलती है भो भोली, भो, बस वो इतना ही बोल के रह जाती है, कंप्लीट भी नहीं करती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और स्टैमर करते उसके आगे वो कंप्लीट बोल ही नहीं पाती, सिर्फ भो करके ही वो रह जाती है। देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड। अब इतने में क्या होता है, वो रोने लग जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, जैसे कि एक इंसान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हो, कि बहुत कुछ कहना चाहता हो और कह ना पा रहा हो। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो एक कोने में बैठ जाती है अपना हेड डाउन करके नीचे की तरफ देखते हुए, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाकी की जो लड़कियां हैं क्लास में, जो उसकी क्लासमेट्स हैं, उनकी तरफ देख सके, क्योंकि वो सभी उसके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang at the girls scurried out of the classroom. अब क्या होता है, जैसे ही बेल बजती है तो बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से स्करेड यानी कि बहुत रफ्तार के साथ एकदम से क्लास से बाहर भागती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, अब और उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी उस जगह को छोड़ के बाहर जाए। हर हैड स्टिल लोड शी कैप्ट ऑन सोबिंग, और वो रोती रही, सिसकते सिसकते, जब इंसान रोता है तो सिसकने की जो आवाज़ आती है उसी को सोबिंग बोला गया। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अब वो टीचर बोलती है भोली, और उस जो टीचर है उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी सूदिंग होती है, वो काफ़ी प्यार से उसको बुलाती है भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, और उसकी पूरी लाइफ में थ्रू आउट ऑफ द लाइफ किसी ने भी उसको इतने प्यार से कभी बुलाया नहीं, और जिस चीज़ ने उसके हर्ट को टच किया। गेट अप सेड द टीचर, अब टीचर बोलती है खड़े हो जाओ, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप, वो बोलती हैं ये मैं आपको ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, कोई कमांड नहीं है, मैं बहुत प्यार से आपको बोल रही हूँ, मेरा सजेशन है कि आप एक बार खड़े हो जाओ। और बोली गॉट अप, वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब उसकी पूरी बॉडी से पसीना पसीना वो होने लगी, क्योंकि वो घबरा गई थी काफ़ी। घबराहट में क्या होता है, इंसान को स्वेटिंग ही होगी ना। Would her stammering tongue again disgrace her? अब क्या हुआ, जो उसको हकलाने की जो आदत होती है डर के मारे, वो फिर से वो हकलाने लगती है, और इस चीज़ से उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, अब वो जो लेडी होती है, जो टीचर होती है, वो इतनी काइंड होती है, वो उसको देखकर काफ़ी हिम्मत करती है और डिसाइड करती है और एफर्ट लगा के वो भूलने का ट्राई करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी वॉइस इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको उससे उससे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, और इससे काफ़ी उसको हिम्मत मिलती है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसको लगता है कि वो उस पर नहीं हंसेगी, तो वो ट्राई करती है भो। शी बिगिन टू स्टैमर, पर वो हकला रही होती है। वेल डन द टीचर एनकरेज, अब टीचर उसको वो एनकरेज करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बोलो। भो बोली। फाइनली एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और फाइनली वो बोल देती है अपना पूरा नाम, और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने ये उसकी काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वेल डन द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और टीचर बोलती है उसको एनकरेज करते हुए वेल डन, और उसको पैट करती है, उसको शाबाशी देती है, और कहती है कि अपना डर को साइड में रखो, अपने दिल से वो बोझ उतार दो, वो बर्डन उतार दो, और अब आप बाकी बच्चों की तरह भी आप बहुत अच्छे से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली,
अब भोली उसकी तरफ मुंह उठा के देखती है, जैसे कि वो ये कहना चाह रही हो कि रियली, यानी कि सच में ऐसा पॉसिबल है कि क्या मैं औरों की तरह बोल पाऊंगी। तो उसके अंदर एक होप जागती है। यस यस इट विल बी वेरी इजी। और वो टीचर बोलते कि हाँ ये बहुत इजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। अब बस तुम सिर्फ स्कूल रोज़ आना, और क्या तुम आओगी, ऐसा कहते हुए वो टीचर उसको बोलती है। भोली नॉडेड। अब भोली जो है सिर हिलाते हुए बोलती है नो सेट अलाउड। अब टीचर बोलती है नहीं नहीं सिर नहीं हिलाना, बोल के बताओ कि यस तुम आओगी। यस यस एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब जब उसने यस यस बोला, और भोली जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी शॉक्ड हुई। एस्टोनिश मतलब भौचक्का हो जाना, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, कि आज वो ये वर्ड भी बोल पाई जो कि कभी बोल ही नहीं पाती थी, इतनी हिम्मत उसके अंदर थी नहीं बोलने की। डिंट आई टेल यू नो टेक दिस बुक। वो बोलते देखा मैंने तुम्हें बताया, बोला था ना ये चीज़, नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स। अब वो टीचर बोलती है ये बुक लो, आप इसको देखो, और इसके अंदर काफ़ी सारे डॉग, कॉट, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, इन सभी की पिक्चर्स थी, और लक्ष्मी यानी कि उस काऊ की फ़ोटो थी। और हर जो उसमें जो लेटर था, जो लिखा हुआ था, वो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। और वो उसको एश्योरिटी दिलाती है कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ पाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुमको बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल बिगर वन, इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और फिर तुम बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से सीख पाओगे। देन एवरी वन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाव, और फिर इस गाँव में कोई भी तुम पे हंस नहीं पाएगा। At you will people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। और कोई भी इंसान ना तो आप पे हंसेगा, और सब आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आप बिना किसी एक वर्ड की स्टैमरिंग करते हुए भी आप मतलब आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे, और आप जब बोलोगे तो आप एक वर्ड भी उसमें स्टैमरिंग का नहीं होगा। अंडरस्टैंड। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और आप घर जाओ और कल सुबह फिर से आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इन टू बिग रेड फ्लावर्स। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब भोली को लगता है उस टाइम वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि जैसे कि विलेज में जो घंटियाँ बज रही हैं टेम्पल के अंदर, ट्रीज़ इन फ्रंट ऑफ स्कूल जो है वो काफ़ी मतलब ब्लॉसम कर रहे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, उसका जो दिल है वो बहुत अच्छे से थ्रो मतलब काफ़ी खुशी के मारे काफ़ी थ्रोबिंग कर रहा है विद अ न्यू होप, एक नई होप के साथ। जैसे इंसान को काफ़ी खुशी महसूस होती है, तो खुशी वाला इन्वायरमेंट उसके आसपास क्रिएट हो गया था। दस द ईयर्स पास्ड, जैसे ही जो साल निकलते गए, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। अब जो विलेज था वो एक टाउन में कन्वर्ट हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था एक हाई स्कूल बन गया। दे वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मेल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी बन गया, और एक मिल थी वहाँ पे। ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द, और ट्रेन जो थी वो एवरी स्टेशन पे रुकती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक दिन क्या होता है, रामलाल अपनी वाइफ से डिस्कस करता है और कहता है कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम अ बिग शॉप। अब उसकी वाइफ बोलती है कि भोली काफ़ी लकी होगी कि उसको इस तरह का लड़का मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा है, वेल टू डू है, और उसकी बहुत बड़ी शॉप है, हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका खुद का अपना घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके बैंक में काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस है, यानी कि वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, काफ़ी पैसे वाला वो लड़का है। तो उसकी वाइफ बोलती है हाँ हाँ ये लड़का उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा भोली के लिए, और वो काफ़ी लकी होगी। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है, और भोले से शादी करने के लिए भी रेडी है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो यंग नहीं है, यानी कि उम्र में एक भोले से काफ़ी बड़ा है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और आप जानती हो जैसे कि मतलब वो मेरी ही उम्र का है।
वो इमेजिन कर सकते हैं कि रामलाल की एज की उम्र का लड़का है तो भोली से कितना बड़ा होगा एज में। एंड ही ऑल्सो लेम्स मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्विट ग्रोन अप, और क्या है, क्वाइट ग्रोन अप। जो उसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, अब उसकी वाइफ बोलती है तो क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। वो कहती है कि 45 और 50 कोई खास बहुत बड़ी एज नहीं है एक मैन के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक्स मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और वो दूसरे गांव का है और उसको भोली के बारे में, भोली के जो पोक मार्क्स हैं उसके चेहरे पे, उसके बारे में और उसके सेंस के बारे में उसको खास पता भी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर हम उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रपोजल तो हो सकता है भोली पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहे, उससे कोई उसकी शादी ही ना हो। येस बट आई वंडर वट भोली विल से, बट मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि भोली क्या बोलेगी। वट विल दैट विटलेस वन से शी इज़ लाइक अ डम्प काउ। और वो बोलती हैं वट विल दैट, वो क्या बोलेगी, वो तो विटलेस वन से, वो तो पागल है, उसमें तो इतना दिमाग ही नहीं है। शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, वो तो बिल्कुल एक डम काउ की तरह है। मे बी यू आर राइट म्यूटेड रामलाल, रामलाल उसको एग्री करते हुए बोलता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट। अब भोली जो है कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में वो लेटी हुई होती है चारपाई पे, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अब वो जो धीरे धीरे जो बात कर रहे होते हैं वो सारी बातें सुन रही होती है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, और वो काफ़ी अच्छा, मतलब उसका काफ़ी अच्छा कामकाज है, उसका ग्रॉसर यानी कि उसकी शॉप है ग्रॉसरी की। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। यानी कि अब वो जो है बिशंबर जो है अपने रिलेटिव्स के साथ ना उससे शादी करने के लिए आ जाता है भोली से, और बैंड बाजों के साथ, जो कि एक इंडियन वेडिंग ट्यून जो है बजा रहे होते हैं बारात में। With the bridegroom riding a decorated horse, रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर। अब रामलाल काफ़ी खुश हो जाता है कि जब इतने सारे लोग आते हैं और मतलब घोड़े पे जो है वो सवार होता है, और उसको ये दिन देख के काफ़ी खुशी महसूस होती है कि काफ़ी बहुत बड़ी बारात आती है, काफ़ी साज सजावट होती है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज 4 डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उसको कभी बिलीव ही नहीं था कि उसकी 4th डॉटर की यानी कि भोले की इतनी बड़ी इतनी ग्रैंड शादी होगी, इतने लोग उसकी शादी में आएंगे, धूम धड़ाके से उसकी शादी होगी, इतनी अच्छी उसकी बारात आएगी। उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि उसकी कभी शादी हो भी पाएगी। बोल दी एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनविशियस ऑफ हर लक। अब जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो शादी में आती है और उसको उसके लक को देख के काफ़ी खुश होती है। When the auspicious moment came, the priest said, अब जो वो शुभ दिन जब आया तो जो प्रीस्ट है, जो पंडित हैं, ब्रिंग द ब्राइड बोलते हैं, ब्राइड को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस, उसने जो है काफ़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी रेड कलर की। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केयर सेक्रेट फायर। अब क्या करती हैं वो, बिल्कुल जहाँ पे जो फायर लगी होती है, जो अग्निकुंड होता है, वहाँ पे आके वो खड़ी हो जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, अब वो बोलते हैं कि ब्राइड को माला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। अब जो क्या होता है उसमें से उसका जो एक फ्रेंड होता है बिशंबर का, वो बिशंबर को धीरे से बोलता है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो उठाते हैं, जैसे ही वो जयमाला डालने के लिए उठाते हैं येलो मैरीगोल्ड्स की वो जो जयमाला बनी हुई होती है। अब वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील। अब वो वुमेन क्या करती है, वो धीरे से जो है उसका जो व्हील यानी कि घूंघट जो है वो उठाती है फ्रॉम द ब्राइट फेस। बिशंबर टू अ क्विक ग्लांस। अब बिशंबर एकदम से उसकी वो झलक जो है देख लेता है जब उसके चेहरे से वो घूंघट हटाया जाता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और गार्लैंड उसके हाथों में वैसे की वैसे ही रह जाती है, वो उसको डाल भी नहीं पाता जब वो उसका चेहरा देखता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और वो धीरे से क्या करती है, वो अपने उस घूंघट को दोबारा से अपने चेहरे पे कवर कर लेती है। हैव यू सीन हर, वो बोलती है आपने देखा उसको। सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। और जो उसके सामने जो है उसका फ्रेंड खड़ा होता है तो बोलता है कि तुमने देखा है उसको। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। अब उसका फ्रेंड बोलता है तो तुम भी कौन सा जवान हो। मे बी
बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। और अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ, इस तरह की लड़की से मैं शादी करने जा भी रहा हूँ, तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज़ देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब रामलाल जो है वो अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी यानी कि अपनी इज्जत को उसके कदमों में रखता है, कि जैसे कि होता है ना हमारा पुराने के ज़माने में, जब हम अपनी इज्जत को उतार के इस तरह से रखते हैं कि मैं आपको अपनी इज्जत आपके हवाले करता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, ऐसा मत करिए। तो उसी तरह का कुछ ड्रामा क्रिएट हुआ। हिज ऑनर एट बिशम्बर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। कहता है मुझे शर्मिंदा मत करो, आप एक काम करो, आप 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000। अब वो अपनी बात पे अड़ गया, कहता नहीं मुझे तो 5,000 ही चाहिए। टेक 2,000 रुपीज़, नो 5,000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, और हम वापस चले जाएंगे वरना, और तुम अपने डॉटर को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। वो बोलते हैं इस बारे में प्लीज़ सोचो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं गाँव वालों के सामने अपना मुँह नहीं दिखा पाऊँगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देन आउट विद 5,000, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब उसके चेहरे से जो है रामलाल के आंसू निकलने लग जाते हैं। रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ। अब वो अंदर जाता है, अपनी अलमारी खोलता है, एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फ्री। अब वो क्या करता है, अब वो पूरा नोटों का बंडल निकालता है और उसके पैरों में रख देता है बिशंबर के। अब आगे क्या होता है, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। अब बिशंबर का जो ग्रीडी फेस होता है, जो लालच से भरा उसका जो चेहरा होता है, उस पर एक ट्रिम्फेंट स्माइल यानी कि जीत वाली जो स्माइल होती है उसके चेहरे से झलकती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसको लगा कि मैं तो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, और कहता है मुझे गार्लैंड दो। ही अनाउंस्ड। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट फेट्स। फिर से क्या होता है, अब जो व्हील होता है उसके चेहरे से हटता है, यानी कि भोली के चेहरे से वो धीरे से जो व्हील होता है, घूंघट है, वो हटता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। पर इस टाइम उसकी नज़रें जो हैं वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो उस अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। और उसकी आंखों में ना तो नफरत थी और ना ही गुस्सा था, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ एक कोल्ड नेचर उसका सामने था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब वो क्या करता है बिशंबर, जैसे ही उसकी गर्दन के पास गार्लैंड को पहनाने के लिए आता है, बट बिफोर ही कुड डू सो, इतना वो कर ही पाता, भोली हैंड स्ट्रोक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। भोली अपने हाथ से एकदम से झटकते हुए गार्लैंड को हवा में उड़ाते हुए फेंक देती है फायर की तरफ। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और फिर अपना घूंघट उठाती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। भोली बहुत ही लाउड वॉइस में बोलती है, भोली। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टैटल्ड टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। और बाकी जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके भाई बहन, माँ बाप, रिलेटिव्स, नेबर्स, वो सब देख के हैरान थे कि उसने जो ये पिताजी वर्ड बोला उसमें बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं थी, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसने ये वर्ड बोला। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस तरह के इंसान से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। अब जो रिश्तेदार थे वो अपना गॉसिप करने लग जाए, खुसफुस करने लगे, जैसा कि होता ही है। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। वो बोलते हैं तुम बहुत ही बेशरम हो, तुम बहुत बेकार हो। भोली आर यू क्रेज, तुम पागल हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल उसी पे चिल्लाता है। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तुम्हारी इज्जत के लिए ही मैं इस तरह के इंसान से शादी कर रही थी, वरना मैं इस तरह के लड़के से कभी शादी नहीं करती। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट बोलती है कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस तरह के आदमी से शादी कर रही थी, पर इस तरह का लालची इंसान, जो कायर इंसान है, इस तरह के इंसान को अपना हस्बैंड बनाना मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वट अ शेमलेस गर्ल, वो बोलती कितनी बेशरम है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्प काउ, हम तो ये सोच रहे तुम बहुत ही सीधी हो, शरीफ हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। भोले टर्न वायलेंटली
ऑन द ओल्ड वुमेन। अब क्या होता है, यानी कि वो जो आसपास में जो लेडीज़ खड़ी होती है उनमें से ही वो लेडी बोलती है कि कितनी बेशरम लड़की है। अब भोली के हम तो तुमको काफ़ी मतलब डम काओ काफ़ी सीधी सादी समझ रहे थे। भोली टर्न, अब भोली मुड़ती है और वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ। आपको सभी को यही लगता था कि मैं एक डम काऊ हूँ जो जो हमेशा दूसरों के इशारे पे चलती है। कोई कैसे भी मुझको अपने इशारे पे चला सकता है, कैसे ही चला सकता है, क्योंकि मेरे अंदर तो इतना सेंस इतना दिमाग है ही नहीं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए तुम जो है मुझे इस हार्टलेस, जिसका दिल भी नहीं है, और ऐसे जानवर के हाथ आप मुझे हैंड ओवर कर रही थी। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल। अब ये जो डम काउ है, स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। अब ये जो स्टैमर करती हुई जो बेवकूफ़ लड़की है वो बोल रही है, डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, और भी कुछ सुनना है मेरे मुंह से, वो मतलब गुस्से में बोलती है। विशंबर नाट द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी। अब वो जो है वापस विशंबर जो है अपना वहाँ से वापस चला जाता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो बैंड बाजे वाले थे वो सोचते हैं कि अब ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो गाना जो बजाना वहाँ पे सब बंद हो जाता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट और ग्रीफ एंड शेम। अब रामलाल जो है वो वहीं खड़ा रहा और अपना सर झुका के और बिल्कुल दुख में बहुत शर्मिंदगी के साथ वहाँ पे रहा। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्स फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो फायर जल रही थी, जोगनी कुंड में जो आग लग रही थी, वो धीरे धीरे वो बुझ जाती है। एवरी वन वॉज गॉन, सब चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ देखता है, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा करेंगे क्या। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, बहुत प्यार से बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल serve you and mother, I will teach in the same school where I learned so much। मैं आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान रखूँगी, मम्मी आपका भी और मम्मी का भी, दोनों का, माता पिता दोनों का मैं आपका ध्यान रखूँगी, आपकी केयर करूँगी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ मैं वहीं पे ही पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। इजंट इट दैट राइट मैम। और वहीं पे जो उसकी टीचर्स थी वो भी खड़ी होती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बोली, इजंट इट दैट मैम, मैं सही कह रही हूँ ना मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर थी वो बिल्कुल कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा। येस बोली, ऑफ कोर्स, और वो उसको चेयर अप करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट अप ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस। जैसे कि एक जो आर्टिस्ट होता है, जो वो अपनी कोई कला को प्रदर्शन करता है, उस पर काफ़ी मेहनत करता है, और उसके बाद जो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है और उसको जो विक्ट्री महसूस होती है, जो उसको खुशी महसूस होती है, उस टाइम पे उस टीचर को वही महसूस हो रहा था कि आज ये लड़की जिस पे मैंने इतना काम किया, जिसको मैंने इतना मोटिवेट किया, आज ये इस तरह से अगर फेस कर पा रही है, इस तरह के डिसीजन ले पा रही है, यानी कि एक तरह से ये मेरी विक्ट्री है। और इसमें उसको काफ़ी खुशी और काफ़ी प्राउड महसूस हो रहा था, जैसे कि एक आर्टिस्ट को महसूस होता है जब उसकी फाइनली जो उसका रिजल्ट जब निकल के आता है काफ़ी मेहनत के बाद, तो वही उसकी टीचर भी उस टाइम महसूस कर रही थी। और इसके जो राइटर हैं वो हैं के अब्बास। इस पूरे चैप्टर के जो राइटर हैं वो के अब्बास हैं। सो थैंक यू सो मच।